हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे कोल्ड वॉर। लास्ट सेशन में हमने 1970s में जो हिस्ट्री चल रही थी सेकंड स्टेज जिसको डेटॉन्ट कहते हैं, हमने वो किया कि कैसे डेटॉन्ट अमर्ज होता है इन 1970s और इसके बाद इसकी डेवलपमेंट की और उसके बाद 1970s के बाद 1979-80 में आकर दोबारा से इंटरनेशनल रिलेशंस में जो यूएसए एंड यूएसएसआर है, इन दोनों के रिलेशनशिप हैं दोबारा से खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। मीनिंग दोबारा से स्ट्रेन इन्वायरमेंट, टेंशन इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो जाता है। तो इस होस्टाइल इन्वायरमेंट को हम नेम देते हैं न्यू कोल्ड वॉर। तो आज के टाइम में अगर हम 2020s की बात करते हैं, इस ईरा में भी नई कोल्ड वॉर होगी जो यूएसए एंड चाइना के बिटवीन मानी जाती है, तो हम उसको न्यू कोल्ड वॉर का नेम दे रहे हैं। लेकिन जो न्यू कोल्ड वॉर है आपके सिलेबस में, आपकी बुक्स में न्यू कोल्ड वॉर मेंशन किया गया है जो 1980s की थी, इसीलिए हम इसको रिवाइवल ऑफ कोल्ड वॉर भी कह सकते हैं, कोल्ड वॉर 2 भी कह सकते हैं। अगर आप 1980s की कोल्ड वॉर करते हो तो ये कोल्ड वॉर में ही इंक्लूड होगा। अगर आज की रिसेंट पीरियड की कोल्ड वॉर करेंगे दैट इज डिफरेंट न्यू कोल्ड वॉर। आने वाले टाइम में हो सकता है जो न्यू कोल्ड वॉर है जो हम थर्ड स्टेज कर रहे हैं, थर्ड स्टेज के लिए न्यू कोल्ड वॉर है वो ना हो, न्यू कोल्ड वॉर वर्ड है जे टर्म 2020s के लिए यूज की जाने लगी, लेकिन आज आपके सिलेबस में जे ही डिफाइन किया जाता है। इसीलिए न्यू कोल्ड वॉर अगर 1980s की आती है तो कोल्ड वॉर को ही डिफाइन करता है, जिसको हम रिवाइवल ऑफ कोल्ड वॉर कहते हैं जो 1980 से लेकर 85 तक चलती है। एंड कुछ थिंकर्स हैं वो 87 तक भी मानते हैं, जिसको हम स्टेज थर्ड कहते हैं। जो कोल्ड वॉर की हिस्ट्री थी इसमें 5 स्टेज थी और इसमें थर्ड स्टेज आती है जिसको हम न्यू कोल्ड वॉर और रिवाइवल ऑफ कोल्ड वॉर कहते हैं जो डेटॉन्ट के बाद अमर्ज होती है। एंड आज हम इस सेशन में इसके अमर्ज होने के कॉजेस करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं मीनिंग ऑफ न्यू कोल्ड वॉर और कोल्ड वॉर 2। इसको आप कोई भी नेम दे सकते हो, रिवाइवल ऑफ कोल्ड वॉर, न्यू कोल्ड वॉर और कोल्ड वॉर 2, लेकिन ये कोल्ड वॉर 1980s की मानी जाती है। एंड जो न्यू कोल्ड वॉर है इसका मीनिंग क्या हो गया कि जब डेटॉन्ट थी दोबारा से क्या हो रहे थे, रिलेशंस बहुत अच्छे स्मूथ बन रहे थे, होस्टाइल इन्वायरमेंट है कोऑपरेशन में कन्वर्ट हो रहा था, इंटरनेशनल पीस है वो क्रिएट हो रही थी। जब हमने लास्ट सेशन में डेटॉन्ट के इवेंट्स किए थे इसमें यही किया कि वर्ल्ड के हर एक कंट्री में पीस है वो क्रिएट हो रही है, कोरिया वॉर हो, वियतनाम वॉर हो, कंबोडिया वॉर हो, हर एक में पीस क्रिएट हो रही थी। जर्मनी है, जर्मनी में भी पीस क्रिएट होगी। तो इस तरह वो बहुत अच्छा टाइम पीरियड था। और उसके बाद दोबारा से रीएमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टेंशंस होती हैं बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, यूएसए एंड सोवियत यूनियन के बिटवीन जो टेंशंस अमर्ज हुई हैं इसी को हम नेम दे रहे हैं न्यू कोल्ड वॉर का। तो इसमें क्या होता है, द टू सुपर पावर्स अंडरटुक सेवरल एक्शंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। तो दोनों यूएसए एंड यूएसएसआर है वो दोनों ही वर्ल्ड में ऐसे एक्शंस करती हैं विच led to the re-emergence of कोल्ड वॉर, जो अब दोबारा से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। जो कोल्ड वॉर थी इट इज विद इवन बिगर एंड मोर डेंजरस पोटेंशियलिटीज। अब जी कोल्ड वॉर पहले वाली जो कोल्ड वॉर थी उससे भी ज्यादा डेंजरस कोल्ड वॉर मानी जाती है। इसमें ऐसे लगता है अब तो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो होगी होगी, इसीलिए हम इसको न्यू कोल्ड वॉर का नेम दे रहे हैं। तो जो न्यू कोल्ड वॉर है ये अमर्ज क्यों होती है, 1980s में ऐसे कौन से इवेंट्स होते हैं जिस वजह से कोल्ड वॉर है वो अमर्ज हो जाती है। तो कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ डेटॉन्ट, क्योंकि डेटॉन्ट जिसमें इंटरनेशनल पीस कोऑपरेशन हम क्रिएट कर रहे थे वो खत्म हो जाता है। डेटॉन्ट को सेटबैक क्यों लगता है, जो इसके सेटबैक के कॉजेस हैं वो ही कॉजेस क्या बनते हैं न्यू कोल्ड वॉर के राइज के, इमर्जेंस के, क्योंकि अगर डेटॉन्ट डिक्लाइन किया है तभी तो न्यू कोल्ड वॉर है वो अमर्ज हुई है। तो 1980s में ये कॉजेस क्या हैं, तो फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन द पावर ऑफ सोवियत यूनियन। तो हमने जो कॉजेस किए हैं हम इसमें देखेंगे यूएसए है, यूएसए सोवियत यूनियन पर ब्लेम लगाता है कि वो पावरफुल हो रहा था उसने ऐसे किया, और उसके बाद हम देखेंगे यूएसए है
उसने क्या कुछ किया था, उसके क्या एक्शन से जिस वजह से सोवियत यूनियन है वो भी काउंटर एक्शन लेती है। तो इस तरह जो वॉर है वो चलती जाती है। तो पहला कॉज क्या है, सोवियत यूनियन एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज अ ग्रेट मिलिट्री पावर। तो इसने 1980s तक अपने आप को बहुत ही ज्यादा मिलिट्री पावर एस्टैब्लिश कर लिया था। पूरे वर्ल्ड में यही था जिसकी पावर से सभी कंट्रीज इन्फ्लुएंस हो रही थी। वियतनाम वॉर है, इसमें इसकी जीत हो जाती है। कंबोडिया वॉर है, इसमें जीत हो जाती है। तो जिस ऊपर इकोनॉमिक मिलिट्री पावर अमर्ज हो जाता है, सक्सेसफुली इन्फ्लुएंस्ड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसने यूरोपियन कंट्रीज के भी साइड अदर कंट्रीज हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया, जिससे सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी है, कम्युनिज्म है, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। तो यूएसए हैड स्टार्टेड सर्टेन एक्टिविटीज व्हिच वर अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। आपको लगता है कि यूएसए है जो सोवियत यूनियन सुपर पावर बन रहा है उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कहेगा, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगा। तो यूएसए भी अपने आप को सुपर पावर दिखाना चाहता था। उसके लिए चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी कि सोवियत यूनियन ही सुपर पावर बने। वो चाहता था इस वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर होनी चाहिए और वो सुपर पावर ओनली एंड ओनली यूएसए ही हो सकता है। इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो भी यही काम करते हैं कि यूएसए सुपर पावर बन सके। तो ये ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे डाउट क्रिएट हो जाते हैं सोवियत यूनियन के मन में कि जो यूएसए है वो कुछ ऐसा कर रहा है जो हमारे अगेंस्ट है, जिससे हमको इकोनॉमिक मिलिट्री लॉसेस है वो इंक्रीज हो। जब मिसट्रस्ट का एनवायरनमेंट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है तो दोबारा से जो इमरजेंस है, प्रॉब्लम्स हैं, वो दोबारा से क्रिएट हो जाती हैं। तो इस तरह री इमरजेंस ऑफ कोल्ड वॉर है वो होनी स्टार्ट हो जाती है। Next is change in the USA's foreign policy by President रोनाल्ड रीगन। अब यूएसए के जो नए प्रेसिडेंट आते हैं रोनाल्ड रीगन, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी उन्होंने उसमें चेंज ले आया। पहले वो कहते थे हम भी को एग्जिस्टेंस में बिलीव करना स्टार्ट कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है वो इस्टेब्लिश हो। लेकिन रोनाल्ड रीगन है वो अपने आप को सुपर पावर के रूप में अमर्ज करना चाहते थे, वो शो करना चाहते थे पूरे वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर है। He had begun to work for the establishment of USA as only super power। सुपर पावर तो और भी हैं, लेकिन वो कहते थे सिर्फ एक ही सुपर पावर है, वो कौन होगी, ओनली सुपर पावर इज यूएसए। इस पर्पस के लिए रोनाल्ड रीगन है वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी है वो भी चेंज कर दी। जब पहले हम कह रहे थे कि हम आर्मामेंट हैं, आर्मामेंट की रेस को कम कर रहे हैं क्योंकि डिसआर्मामेंट का इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जो रीगन है वो क्या कहते हैं, मोर आर्मामेंट्स में बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। स्पेस बेस्ड मिसाइल सिस्टम है उसको लॉन्च करते हैं। वो कहते हैं जो मिलिट्री सिस्टम है, मिलिट्री सिस्टम हमारा सबसे बेस्ट होना चाहिए, हमारे पास सबसे बढ़िया सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं वो होने चाहिए, ओवरकिल कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि पूरे वर्ल्ड में हम सुपर पावर बन सके। पहले हम आर्मामेंट है, आर्मामेंट को कम कर रहे थे, लेकिन दोबारा से क्या हो रहा है, आर्मामेंट है, आर्मामेंट की रेस इंक्रीज हो चुकी है। तो इस तरह इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी है चेंज कर दी। अगर यूएसए है वो आर्मामेंट प्रोड्यूस करेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज कर देगा, कि सोवियत यूनियन है वो चुप रहेगा, तो सोवियत यूनियन भी इसके अगेंस्ट काउंटर एक्शन लेता है, वो भी दोबारा से आर्मामेंट रेस है वो इंक्रीज कर देता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज कर देता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान। तो ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अफगानिस्तान में सिविल वॉर होती है 1979 से 89 तक, लेकिन इसको सोवियत अफगान वॉर भी कहा जाता है। इसमें जो सोवियत यूनियन है अफगानिस्तान वॉर में सपोर्ट करनी स्टार्ट कर देता है। सोवियत यूनियन सपोर्ट द लेफ्टिस्ट, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, लेफ्टिस्ट थे, इनको सपोर्ट कर रहा था। यूएसए चुप नहीं रह सकता था। इस तरह वो क्या कर रहा था, अपना इन्फ्लुएंस है गल्फ रीजन में भी इंक्रीज करना चाहते थे। अब सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस है जिससे यूएसए है, यूएसए को बहुत बड़ा धक्का लगता है। तो जो भी डेटोंट का, जो भी कोऑपरेशन का, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का पीरियड अमर्ज हो रहा था उसके लिए ये बहुत ज्यादा सेटबैक था। इसको हम डेथ ब्लो भी कह सकते हैं, जिससे सोवियत यूनियन एंड यूएसए की रिलेशनशिप है जो स्मूथ हो रही थी दोबारा से खराब हो जाते हैं।
नेक्स्ट इज सोवियत इंटरवेंशन इन सोवियत ईस्ट एशियन रीजन्स। अब जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स हैं इसमें सोवियत यूनियन की इंटरवेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है। वियतनाम, कंबोडिया ये भी साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स हैं, लेकिन इसके साथ जो अदर लॉयस, कंबोडिया, वियतनाम ऐसी कंट्रीज हैं इनमें सोवियत यूनियन है, इनकी कम्युनिस्ट हैं, इसकी हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने आप को एशान जो एक इकोनॉमिक ग्रुप है, रीजनल कोऑपरेशन का ग्रुप है, उसमें अमर्ज कर लेते हैं ताकि ये अपने आप को डिवेल्प कर सके। लेकिन सोवियत यूनियन की इंटरफेरेंस है वो कम नहीं होती है, जिसे यूएसए है, यूएसए इस चीज के अगेंस्ट होता है। एंड इसके लिए चाइना एंड यूएसए दोनों क्या करते हैं, ज्वाइंटली स्टार्टेड देयर एफर्ट्स टू कंटेन द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन। अब सिर्फ यूएसए नहीं बल्कि चाइना भी वरीड होता है, इसलिए चाइना भी सोवियत यूनियन के अगेंस्ट हो जाता है। उनके कंट्रोल को, सोवियत यूनियन को कम करने के लिए वो अपना इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ ही यूएसए एंड चाइना है जो क्लोज आ जाते हैं, एंड चाइना एंड सोवियत यूनियन है इनकी डिफरेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कंपटीशन इन स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च में भी कंपटीशन होता है। यूएसए एंड यूएसएसआर जे प्रोपोगंडा इंक्रीज करते हैं। स्पेस रिसर्च है वो सोशल वेलफेयर के लिए है, पब्लिक वेलफेयर के लिए है, लेकिन एक्चुअल में जो 75% सैटेलाइट्स इंस्टॉल की जाती हैं वो किसके लिए थे, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ मिलिट्री पर्पस। तो इसका पर्पस यही था कि जो एक कंट्री है उसकी डिफरेंट कंट्रीज में कितने मिलिट्री बेस हैं, तो दूसरी कंट्री के मिलिट्री बेस को जानने के लिए, उसके मिलिट्री एक्टिविटीज को नो करने के लिए ही जे स्पेस रिसर्च है वो की जाती है। तो जो पर्पस हम शो कर रहे हैं एक्चुअल पर्पस डिफरेंट है। तो मुझको भी पता है हमारा पर्पस क्या है, हमारे एनिमी को भी पता है कि हमारा पर्पस क्या है, तो इससे डिस्प्यूट्स हैं और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि मोटिव स्पेस रिसर्च टू इंक्रीज मिलिट्री कैपेबिलिटीज। इसका पर्पस यही था कि दोनों कंट्रीज क्या कर रही हैं, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उसको इंक्रीज कर रही हैं। नेक्स्ट इज पॉजिटिव टर्न इन अमेरिका चाइना रिलेशंस। इन दोनों के रिलेशन में पॉजिटिव टर्न आता है, तभी तो चाइना एंड यूएसए है दोनों ज्वाइंटली ऑपरेशन करते हैं अगेंस्ट सोवियत यूनियन। अब जब अमेरिका एंड चाइना के रिलेशन स्मूथ हो रहे हैं तो इसमें क्या होगा, सोवियत यूनियन है जो कम्युनिस्ट चाइना मानता था और उसको फेवर कर रहा था, अब जे अमेरिका के फेवर में चला गया, तो इसमें दोनों के रिलेशंस खराब होना स्टार्ट कर देता है। अमेरिका ही है जो 1971 में चाइना को एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज कर लेता है और इसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप मिल जाती है एंड सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिल जाती है। चाइना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर क्यों नहीं था, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था। जब इसने कहा तो सिक्योरिटी काउंसिल की इसको परमानेंट सीट भी मिल जाती है, वीटो भी मिल जाती है। नेक्स्ट इज इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल प्रोग्राम्स ऑफ सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन है वो इंटरकॉन्टिनेंटल, अब कॉन्टिनेंट में मिसाइल प्रोग्राम्स हैं वो स्टार्ट कर देता है। सोवियत यूनियन है डिप्लॉयड मीडियम रेंज मिसाइल्स इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। अब जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे तो इनमें क्या करते हैं, मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं इनको डिप्लॉय कर देता है। जब रशिया यूक्रेन वॉर होती है उसमें भी यूक्रेन यही कहते हैं कि हमारे पास एक मिसाइल है जो हम इकट्ठे थे, जब हम साथ में थे तब मिसाइल्स को डिप्लॉय किया गया था, तो वही रशिया की मिसाइल्स हैं वहां से भी निकलती हैं 22 की यूक्रेन रशिया वॉर में। तो जिस काम जो मिसाइल्स हैं, मिसाइल्स को डिप्लॉय कब किया गया था, जब कोल्ड वॉर चल रही थी, तो इसने ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं इनको डिप्लॉय कर दिया। तो इनका टारगेट क्या था, नाटो मेंबर्स जो यूएसए ब्लॉक के मिलिट्री अलायंस में थे इन मेंबर्स को टारगेट करना। अगर चिकन हम पर अटैक करते हैं तो हमारे पास मिसाइल्स हैं, हम भी इन पर अटैक कर सकते हैं। तो इस सब चीज ने क्या कर दिया, इट क्रिएटेड पैनिक एंड टेरर अमंग द कंट्रीज ऑफ दिस रीजन। इसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, मीनिंग वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, इवन की ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वो सभी डर जाती हैं। अगर हमने सोवियत यूनियन के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया तो मिसाइल है, मिसाइल से हम पर भी अटैक हो सकता है, तो टेरर का पीरियड है दोबारा से अमर्ज हो जाता है। एंड इसके साथ ही नेक्स्ट आता है अमेरिका से एफर्ट टू कंटेन द
ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म इन अफ्रीकन स्टेट्स। अब अफ्रीका की कंट्रीज हैं, इसमें जो यूएसए है, यूएसए का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो जाता है, वो कम्युनिज्म को खत्म करने की कोशिश करता है। अमेरिका हैड यूज्ड द फोर्स टू एस्टैब्लिश इट्स हेजेमनी। अब इसको अपनी हेजेमनी को क्रिएट करना था, अमेरिका को अपनी पावर को दिखाना था, इसीलिए जो अमेरिका है वहां के प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, अपनी हेजेमनी को एस्टैब्लिश करने के लिए फोर्स को भी यूज कर लेते हैं ओवर अफ्रीकन कंट्रीज लाइक निकारागम एंड ग्रेना एटसेट्रा। तो इस तरह अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इनमें भी कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस रोकने की कोशिश की जाती है। लास्ट वन इज स्टार वॉर प्लान ऑफ प्रेसिडेंट रीगन। जो प्रेसिडेंट रीगन थे, इनका स्टार वॉर प्लान चला जाता है जो 1903 में था। 83 में वो क्या करते हैं, ही डिक्लेयर न्यू डिफेंस पॉलिसी whose objective to destroy nuclear missiles in space in case of nuclear war or attack। मीनिंग अब जो सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन अगर कल हम पर अटैक करती है, अगर कोई मिसाइल हम पर लॉन्च करती है, हमको भी ऐसा डिफेंसिव स्पेस सिस्टम है, इसको लॉन्च करना है कि स्पेस में ही उसकी मिसाइल है, उसके एंटी एक्शन लिया जा सके, उसकी मिसाइल को खत्म किया जाए। तो इस तरह यूएसए हैं, इसके लिए सेनेट से अप्रूवल भी ले लेते हैं और इसके लिए इनको फंड भी मिल जाता है। तो इस तरह इन्होंने अपने आर्मामेंट हैं, स्पेस रेस है, वो इंक्रीज कर दी। तो इसको नेम दिया जाता है स्टार वॉर, क्योंकि ये वॉर किस में होनी थी, स्पेस में होनी थी। एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी अम्ब्रेला टू फ्रेंडली कंट्रीज। इसका पर्पज यही था कि अगर सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में मिसाइल डिप्लॉय किए हैं, तो हम भी अपनी फ्रेंडली कंट्रीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, हम भी स्पेस में उसकी मिसाइल को खत्म कर देंगे। ये पर्पज यूएसए का था। तो इस तरह एक्शन रिएक्शन है वो चलता जाता है, जिससे कोल्ड वॉर है दोबारा से नया रूप धारण कर लेती है, जिसको हम स्टेज 3 में कवर करते हैं। तो आज हमने इसके कोजेस किए हैं, नेक्स्ट सेशन में हम इसकी इवेंट्स करेंगे। होप्स कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।